आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि बीए पंचम सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस के बारे में। जो भी छात्र 2023 और 24 के सेशन में परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अर्थशास्त्र का पूरा सिलेबस। और आप सभी को ये भी जानकारी होनी चाहिए, जो भी प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे सिलेबस से ही आते हैं। तो यदि आपको सिलेबस मालूम रहेगा तो आपको आसान होगा क्वेश्चन का उत्तर देने में। ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्ट है, देखिए पहले यहाँ पर देख लीजिए, बीए थर्ड ईयर में ही आता है आपका फिफ्थ सेमेस्टर। ठीक है, बीए थर्ड ईयर में ही आता है फिफ्थ सेमेस्टर, और सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स है। और जो पेपर का नाम है, प्रश्न पत्र का नाम है, वो है इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हिंदी में मतलब होता है आर्थिक वृद्धि और विकास। तो जितने भी प्रश्न होंगे सब आर्थिक वृद्धि और विकास से ही संबंधित होंगे। तो आते हैं मेन मुद्दे पे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो 8 यूनिट में डिवाइड है और पूरा का पूरा इंग्लिश में है। लेकिन आपको अच्छे भाषा में समझाने के लिए अगर आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है, इसलिए इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है। तो हम जानेंगे हिंदी में पूरा का पूरा। ठीक है, 8 यूनिट में डिवाइड है पूरा का पूरा सिलेबस। तो पहला ही यूनिट है कि आर्थिक वृद्धि एवं विकास का अर्थ एवं माप के बारे में है। ठीक है, तो आपको आर्थिक वृद्धि के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आर्थिक विकास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसके जो माप होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इन्हीं से संबंधित प्रश्न आएंगे फर्स्ट यूनिट पे। ठीक है, पहले तो हम जान लेते हैं, थोड़ा हम आपको बता दें कि भाई आर्थिक वृद्धि होती क्या है। ठीक है, भाई प्रश्न पत्र का ही नाम है आर्थिक वृद्धि एवं विकास। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं पहले। तो आर्थिक विकास का मतलब अधिक उत्पादन होता है। आर्थिक वृद्धि का मतलब होता है अधिक उत्पादन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को उत्पाद किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को इंगेज किया जा सके, या फिर उसका जो मात्रा है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ठीक है, वृद्धि हो सके। ठीक है, और जबकि आर्थिक विकास का अर्थ अधिक उत्पादन तथा तकनीकी और संस्थानिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन जिनके द्वारा यह उत्पादित और वितरित होता है। यानी कि आर्थिक वृद्धि तो आपने समझ लिया कि अधिक उत्पादन होता है इसका मतलब। ठीक है, और जो आर्थिक विकास है इसका मतलब होता है, इसका मतलब भी आर्थिक उत्पादन ही होता है, लेकिन इसका जो मतलब होता है मेन वो तकनीकी और संस्थानिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन, मतलब जो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं या फिर संस्था वाली चीज़ें हैं उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें परिवर्तन। विकास का यही मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई शहर गए। ठीक है, मान लीजिए आप गए दिल्ली शहर, आप गए थे 2015 में। अब उसके बाद आप जब 2023 में गए तो आपको बहुत सारी चीज़ें बदली वहाँ पर दिखी होंगी, बहुत सारी अच्छी सड़कें दिखे होंगी, बहुत सारे अच्छे अच्छे बिल्डिंग दिखे होंगे। तो आप लोग क्या कहेंगे, इस शहर में तो बहुत ज़्यादा विकास हो गया। ठीक है, तो वही हुआ ये विकास। ठीक है, यानी कि व्यवस्थाओं में और तकनीकी चीज़ों में, संस्थाओं में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम विकास कहते हैं। ठीक है, आप कहेंगे ना शहर के दिल्ली गए तो आपने पहले आप यही तो कहेंगे ना, 5 साल बाद जाएंगे तो कहेंगे बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया, बहुत ज़्यादा इस शहर में विकास हो गया है। ठीक है, तो वही हुआ ये। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसकी सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे, बहुत ही आसान भाषा में आपको प्रयास करेंगे बताने का। ठीक है, तो चलिए ये हो गया मामला क्लियर। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम विकास और विकास अंतर, ये आपको कवर कराएंगे हम जब क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज लाएंगे तो उसमें। ठीक है, जीडीपी आपने नाम तो सुना होगा। अब जीडीपी का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो जीडीपी इसका जो फुल नेम होता है, आप लोग पहले समझ लीजिए, वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या बोलते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो जो आपका ये जीडीपी होता है वो किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था का पता लगाने के एक माध्यम होता है। समझ रहे ना, किसी भी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था का पता लगाने का एक माध्यम होता है कि हाँ भाई इस देश की जो अर्थव्यवस्था है, यानी कि फाइनेंशियल जो कंडीशन है रुपये पैसे वाली, वो कैसी है। तो एक मापने का तरीका है जिसको हम जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर। बाकी और डिटेल्स हम आपको जब क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज लाएंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक है, अब आ गया भाई जीएनपी क्या होता है।
भाई अब क्वेश्चन है कि जीएनपी क्या है। तो जीएनपी जो होता है इसका फुल नेम होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ध्यान से समझिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। सॉरी मिस्टेकिंग हुई यहाँ पर, फिर से हम आपको एक बार बताना चाहेंगे, गलती से आपको बता दिया मिस्टेकिंग, सॉरी रियली सॉरी। आपसे मैं बताना चाहूँगा जीडीपी को जो बोलते हैं वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी पे आ जाएंगे, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और हिंदी में इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। और जो जीएनपी होता है, जीएनपी ये वाला, इसका होता है, इसका फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। मैंने सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपको जीडीपी में बता दिया, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया जल्दी में, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। तो जो आप जीडीपी के बार हो गया ना, अब जीएनपी पे आएंगे, ठीक है। जीएनपी, तो जो जीएनपी होता है वो किसी देश के निवासियों के स्वामित्व में उत्पादन के सभी माध्यमों द्वारा किसी निश्चित अवधि में किए गए सभी उत्पादों एवं सेवाओं का एक आकलन होता है। यानी कोई भी देश है उसमें जो लोग रह रहे हैं, आदमी रह रहे हैं, ठीक है, उनके स्वामित्व में उत्पादन, यानी कि वो स्वयं से कोई बिजनेस करके, कोई धंधा करके उसमें जो कुछ उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कई सारे उनके माध्यम हैं जिससे वो अपना इनकम कर रहे हैं, या कई सारी सेवाएं मतलब फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है, और सामान को उत्पाद कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ का, तो उनके सभी माध्यमों का जो उत्पाद होता है वो किसी निश्चित अवधि में, एक निश्चित अवधि में किए गए सभी उत्पाद, यानी कि जितने भी सोर्स हैं उन सभी से किए गए उत्पाद, यानी कि जो भी उनके पास प्रोडक्ट है उसका उत्पाद किया गया, एवं सेवाओं का एक आकलन होता है जिसको हम जीएनपी कहते हैं, ठीक है। बस समझ में आ गया। बाकी की चीज़ें जो हम आपको वो कवर कराएंगे क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में, ठीक है। आ जाएंगे हम यूनिट नंबर 2 पे। इसमें लिखा कि गरीबी और असमानता की अवधारणा। तो भाई गरीबी और असमानता की अवधारणा के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको सिंपल भाषा में बताएं तो असमानता लोगों के आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग में वर्गीकरण को दर्शाती है, ठीक है। यह दर्शाता है कि देश की संपत्ति का उचित वितरण है या नहीं। दूसरी ओर गरीबी वितरण के निचले भाग में रहने वाले की संपत्ति आय का खपत को संदर्भित करती है। गरीबी की अवधारणा सापेक्ष रूप से या निरपेक्ष रूप से की जा सकती है। तो इस प्रकार गरीबी और असमानता की अवधारणा के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद मानव विकास की गिनी गुणांक के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और मानव विकास सूचकांक के बारे में, ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक के बारे में आपको बता दूं, मानव विकास सूचांक जीवन प्रत्याश शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करने पर स्कूली शिक्षा के बारे में वर्ष और स्कूली शिक्षा में अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति आय संकेतक का एक सांख्यिकीय समग्र ठीक है सूचकांक है, जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के 4 स्तरों में क्रमबद्ध करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका सूचकांक का, ठीक है। तो जो मानव विकास सूचकांक है, ये जो पहला मानव विकास सूचकांक, ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये पॉइंट है मानव विकास सूचकांक। फिर से हम आपको हाईलाइट कर दे रहे हैं ये वाला, ठीक है। मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 में, कब 1990 में, याद रखेंगे आप लोग। ये क्यों नहीं चल रहा है, 1 मिनट, चलिए बता दे रहे हैं आपको। 1990 में जारी किया गया ये पहला मानव विकास सूचकांक। इसको प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। सूचकांक की गणना 3 प्रमुख संकेतकों, जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल आय के अंतर्गत की जाती है, ठीक है, मानव विकास सूचकांक को, ठीक है। और यहाँ पर भौतिक गुणवत्ता के बारे में है, ठीक है, और जीवन की गुणवत्ता सूचकांक, ये सब हम आपको क्वेश्चन आंसर वाले सीरीज में कवर कराएंगे। यहाँ से प्रश्न आएंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में जो प्रश्न आपके आएंगे वो आएंगे श्रम अधिवेश अर्थव्यवस्था का लुईस मॉडल, इससे जुड़े आएंगे। तो लुईस का मॉडल जो है ना, मॉडल है, इन्होंने कहा है कि मॉडल का मूल आधार यह है कि औद्योगिक विकास रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा कर सकता है, ताकि भारत जैसे अधिक आबादी वाले विकासशील देशों में या फिर विकासशील देश में कृषि से सभी अधिवेश श्रम को दूर किया जा सके,
या वर्तमान में जनसंख्या लगभग 2% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। तो इस प्रकार आपको श्रम अधिवेश अर्थव्यवस्था लुईस मॉडल पे एक टिप्पणी या फिर एक महत्वपूर्ण आपको संक्षिप्त में परिचय देना है। ठीक है, उसके बाद है रोसेंटीन रोडन का बिग का सिद्धांत। उसके बाद है नेल्सन का स्तर संतुलन जाल, संतुलित बनाम असंतुलित विकास किसे कहते हैं, रोस्ट्रो के विकास के चरण, हेराडो और डोमर का विकास मॉडल क्या है वो आपको बताएंगे हम। ठीक है, तो इससे जुड़े क्वेश्चन आएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए टॉपिक है। और यूनिट नंबर आपके 4 में ये है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत, इससे जुड़े क्वेश्चन आएंगे। तो जनसांख्यिकीय संक्रमण को जनांकिकीय संक्रमण भी कहा जाता है। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत एक जनसंख्या सिद्धांत है। क्या है? एक जनसंख्या सिद्धांत है जिसमें किसी क्षेत्र में लंबे समय अवधि से जनसंख्या के जन्म दर और मृत्यु दर के मध्य अंतर के कारण जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि परिवर्तन की व्याख्या की जाती है। इसे जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब है जनसंख्या सिद्धांत है एक प्रकार से जनसांख्यिकीय संक्रमण। ठीक है, और कोई मतलब क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा समय से, ठीक है, जनसंख्या के जन्म दर और जो मृत्यु दर होती है, ठीक है, के मध्य अंतर के कारण जनसंख्या में प्राकृतिक परिवर्तन की व्याख्या की जाती है। तो उसे ही हम जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। तो इस प्रकार इसका परिचय लिखेंगे। उसके बाद जनसंख्या विकास की सीमा के रूप में आपको बताना है समावेशी विकास की अवधारणा पढ़ना। भारत के संदर्भ में बाजार की विफलता, यानी कि जो बाजार मार्केट होती है, बहुत सारी विफलताएं आती हैं। ठीक है, ये सब आपको फाइनेंस से ही जुड़े क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो उसमें विफलताएं आती हैं, तो सरकार की विफलता और खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, लिंग और विकास, इससे जुड़े क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, परीक्षा में खाद्य सुरक्षा पे जुड़ा क्वेश्चन आएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ा आएगा, लिंग और विकास से जुड़ा क्वेश्चन आएगा। और 5 नंबर आपका है विकास एवं आविकसिकता से क्वेश्चन जुड़ा आएगा। विकास और आपका जो ये अविकसितता है, इससे जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे इसको आप लोग। ठीक है, बहुत ही हाई लेवल का टॉपिक है आप सभी के लिए। ओके, और साथ साथ में आपको अविकसितता की व्याख्या पढ़ना है, गरीबी का दुष्चक्र, परिपत्र, ठीक है, कार्य कारण, सामाजिक तकनीकी, ये सब हम आपको क्लियर कराएंगे। दोहरी अर्थव्यवस्था मॉडल किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। लुईस रोनिस्फी जर्गनेसन, ठीक है, जर्गेनसन निर्भरता अविकसितता के सिद्धांत क्या हैं वो हम आपको कवर कराएंगे क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ पे जुड़े क्वेश्चन आएंगे। अगला यूनिट नंबर 6, तो इसमें लिखा है कि तकनीकी प्रगति के मॉडल के बारे में बताइए। तो जो तकनीकी प्रगति मॉडल है इसमें हम आपको बता दे रहे हैं, तकनीकी प्रगति मानव संसाधन की दक्षता बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, उत्पादन की तकनीकों के उपयोग के लिए श्रम को प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि उसके बारे में शिक्षा दी जाती है, प्रशिक्षण कराया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, यह उनकी दक्षता में सुधार करता है, दक्षता में सुधार करता है, श्रमिकों की दक्षता में वृद्धि, बदले में उत्पादन के अधिक नवीन विचारों को सुविधाजनक बनाती है। तकनीकी प्रगति का जो मॉडल है, ठीक है, तो आप लोगों को मालूम जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीकी है, वो दिन प्रतिदिन प्रगति कर रही है और दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है, विकास हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें कंटिन्यू हैं और कंटिन्यू रहेंगी, और उसी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। तकनीकी फिर जुड़े आएंगे कि प्रगति तटस्थ तकनीकी प्रगति के बारे में, हिक्स, हेरोड, सोलो, कल्डोर के बारे में, मिरलीज, ठीक है, टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन, एरो द्वारा सीखना, आर्थिक विकास का दृष्टिकोण, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे यूनिट नंबर 6 में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और बाकी जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो आ जाएंगे यूनिट नंबर 7 से। यूनिट नंबर 7 में आपको अंतर्जात विकास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अंतर्जात विकास किसे कहते हैं, बौद्धिक पूंजी क्या है, इसकी सीखने की भूमिका, शिक्षा और अनुसंधान क्या है, क्रॉस कंट्री विभेदकों की व्याख्या, आर्थिक विकास, सूचना प्रतिमान, ये सब आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 7 में, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और यूनिट नंबर 8 में आपके विकासशील के विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी जो विकासशील के विकास में अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि जो देश विदेश में व्यापार किए जाते हैं उनसे जो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय से संबंधित मैं आपको एक
समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय जो है ना, विकास के लिए एक इंजन के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार डीजीपी वृद्धि की गति को तेज और बढ़ावा दिया जाता है। जब एक देश से दूसरे देश में बिजनेस किया जाता है, व्यापार किया जाता है, तो ठीक है, उसमें बहुत तेज़ी से डीजीपी, ठीक है, जीडीपी वृद्धि बढ़ती है और बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय विकसित देशों से बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए विकसित देशों से प्रौद्योगिकी और पूंजी के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। तो इसमें सारे क्वेश्चन आपके व्यापार से जुड़े होंगे, ठीक है। और इसमें लिखा प्रौद्योगिकी की भूमिका के बारे में, ठीक है। और बहुराष्ट्रीय निगमों में विकास को बढ़ावा देना, विकासशील देशों का विकास भारत के विशेष संदर्भ में वो बताना है। विकासशील देश का विकास भारत के विशेष संदर्भ में क्या, कौन कौन से देश हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सब हमको क्वेश्चन आंसर वाले में हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन लाएंगे, उसका आंसर भी बताएंगे। तो ये पूरा का पूरा 8 यूनिट है। आशा करते हैं आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आए होगा। मैं जानता हूँ कि फर्स्ट बार आप पढ़ रहे हैं तो पहली बार में समझ में पूरा नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आता है, मेरे को भी नहीं आया था, आपको भी नहीं आएगा। 1-2 बार 3 बार आप देखेंगे, समझेंगे तो आएगा। और बाकी हम जल्द इसकी क्वेश्चन आंसर सीरीज आप लोगों की समस्त पेश करने वाले हैं और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी क्वेश्चन आंसर वाले सीरीज से शुरू करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। अगर इस हिंदी वाले सिलेबस को डाउनलोड करना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। आप बोल दीजिएगा कि सर इस सब्जेक्ट का हमें चाहिए, ठीक है। जय हिंद।